गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। नाउ वी आर हियर विद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम जानेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इससे पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हमने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। इट इज द मेजर ऑफ मोशन विद इन अ बॉडी। एक बॉडी के मोशन के बारे में हमें बताता है मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो मोमेंटम पर डिपेंड होता है। और उसे कैसे कहते हैं जरा हम देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वी हैव सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is directly proportional is directly proportional to force applied. It is the notation of second law we are going to be have. So according to second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to force applied. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। सो हमारे पास हमने पढ़ रखा है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू m इंटू वी। यहाँ पर P जो है मोमेंटम है, मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी। नाउ हमसे बोला गया रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। सो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था P1, इनिशियल मोमेंटम ये होता है P1 दैट इज इक्वल्स टू मास तो सही मिलेगा m1 u एंड P2 मोमेंटम mb। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारा, ये है P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल्स टू m b माइनस एम यू। और विद टाइम चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इज फोर्स, इज फोर्स, यही फोर्स होती है। और यहाँ पे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, F is directly proportional to del P upon del T. Del P mean to say P2 minus P1,
डेल टी चेंज इन टाइम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी फोर्स रहती है। सो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, P2 माइनस P1 नीचे T2 माइनस T1। नाउ T2 की वैल्यू हमारे पास T है और T1 की वैल्यू 0 है, और P1 और P2 की वैल्यू ये हैं। तो एम बी माइनस एम यू अपॉन टी वैल्यू बचती है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। मास एम को हम कॉमन ले लेते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम बी माइनस यू बाई टी, ये वैल्यू बनती है। नाउ बी माइनस यू अपॉन टी जो रहता है उसे हम कहते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम, और ये फॉर्मेशन देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड बी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और a बराबर b माइनस यू अपॉन टी, b माइनस यू अपॉन के टी। ये हमारी वैल्यू आती है एक्सलेशन के बराबर आती है। दैट वैल्यू बिकम इक्वल्स टू एक्सलेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। सो मेरा फॉर्मूला बनता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम ए। ऐसा ही सिस्टम में हाँ अभी जब हमने कांस्टेंट लगा देते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है। हमने कांस्टेंट लगा दिया है तो प्रोपोर्शनल साइन हम हटा देंगे, कांस्टेंट लगाने पर प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है, ऑन टेकिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हट जाता है। ऐसे सिस्टम में जो हमारी वैल्यू ऑफ के है इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 के बराबर होती है, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो गई एम ए, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास एम ए हो गई। सो हमारे पास क्या निकल जाता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज डिफाइंड एज the product of mass and acceleration। जो फोर्स होती है उसे मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से हम दिखा सकते हैं। नोट डाउन। इसको हम एक तरीके से और लेकर के आ सकते हैं। ये एक तरीका हो गया 1, अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे, दैट इज सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी बराबर था। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू के डेल पी डेल टी। नाउ हम डेल टी को बहुत छोटा मान लेते हैं, लाइक दैट इट टेंड्स टू 0। तो अप्लाइंग द लिमिट और अप्लाइंग लिमिट और टेकिंग डेल टी टेंड्स टू 0, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, फोर्स इक्वल्स टू के लिमिट के बाहर रहेगा डेल टी टेंस टू 0 डेल पी डेल टी, इस फॉर्म में आता है।
ये सारा नोटेशन जो, ये पूरा नोटेशन जो है हमारा, ये पूरा नोटेशन जो है, इसे हम डी डी टी की फॉर्म ले सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई डी पी डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम है p, उसकी वैल्यू एम बी के बराबर होती है, वैल्यू मोमेंटम एम बी के बराबर होती है। p के हम एम बी रख देते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू, हाँ यहाँ एक कांस्टेंट भी था, कांस्टेंट इक्वल्स टू, हाँ तो ये बन जाता है के डी डी टी, और पी की हमने लिख दिया एम बी, ऐसे बनता है। नाउ यहाँ से हम एम हमारा एक मास ऑफ द बॉडी है, तो इसे कांस्टेंट लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू के एम डी वी डी टी, के एम डी वी डी टी के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है, के एम डी वी डी टी के बराबर वैल्यू निकल के आती है। और जैसे हम जानते हैं, अभी मैंने जानता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन देती है। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, इसे हम बता सकते हैं f इक्वल्स टू के एम ए, ये हमारी वैल्यू आती है। ऐसे सिस्टम में हमने जैसे पता k की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है, तो f की वैल्यू हमारे पास हो गई एम ए, वैल्यू ऑफ k बिकम इक्वल्स टू एम ए। इन दिस मैनर we are able to find the value similar to this value. अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हमें उस बॉडी का मास और एक्सेलरेशन पता हो, तो हम उस बॉडी का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमाइंड हाँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन का वो डिटरमाइन किया जाता है बाई टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन प्रोडक्ट करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट करके हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू फोर्स, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, फोर्स वेक्टर, वेक्टर इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास फॉर्मूला निकला है फोर्स का। सो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन और एन। 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है, 1 न्यूटन फोर्स होती है जब 1 केजी की बॉडी में हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पता करते हैं। वैसी कंडीशन में
जितनी फोर्स बनती है उसे ही हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। That force is said to be 1 Newton force. Dimension of force. Dimension of force. फोर्स की डायमेंशन जो होते हैं वो रहते हैं m मास के लिए एल टी माइनस 2 फॉर एक्सलेशन। हाँ, फोर्स के लिए डायमेंशन रहते हैं एम एल टी माइनस 2 के अलावा हमारे डायमेंशन रहते हैं। एंड इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स होती है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स मीन इट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसे डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड डायरेक्शन। ये सारी बातें हमारी फोर्स के बारे में होती हैं। साथ ही साथ हाँ, हमारे पास जो मोमेंटम था F इक्वल्स टू डी पी डी टी, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर की फॉर्म में। और जब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो मोमेंटम d अपॉन डी टी एम बी वेक्टर होगा। मास को हम बाहर निकालेंगे, एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। तो फोर्स हमारे पास निकलेगी, फोर्स भी वेक्टर लगेगा, फोर्स वेक्टर फोर्स इक्वल्स टू एम डी वी वेक्टर डी टी वेक्टर। नाउ डी टी स्केलर टाइम है ना, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा डी वी वेक्टर एंड डी टी वेक्टर, बिकॉज velocity is going to be a vector and acceleration is also going to be a vector. So हम इसकी जगह a रखते हैं, तो फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। नोट डाउन। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। उसमें पहला पॉइंट है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी with uniform motion, with uniform motion, with uniform motion। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। वाई वी आर गोइंग टू से दैट, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स वी हैव F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इससे हम लिख सकते हैं d अपॉन डी टी एम बी। नाउ m इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। नाउ इन केस चेंज इन वेलोसिटी b माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म मोशन में सेम होती है, इसीलिए u माइनस यू इंटू टी बराबर जीरो, तो एक्सेलरेशन इसी कंडीशन जीरो आ गया। सो हमारी सेम वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो के बराबर हो गई, इसीलिए m इक्वल्स टू जीरो। सो फोर्स की जो वैल्यू हुई वो हमारी जीरो के बराबर हो गई।
तो ऐसी कंडीशन में हमारी फोर्स जियोग्राफ हो गई यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी अपने आप ही रहती है। नेक्स्ट, इन फोर्स इन थ्री डायरेक्शन, जैसे अगर हमारा फोर्स वेक्टर है dp dt, ये वेक्टर है, तो इन x डायरेक्शन ये हो जाता है fx इक्वल्स टू dpx dt, fy dpy dt एंड fz इक्वल टू dpz dt। तो ये हमारे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड फोर्स इन जेड डायरेक्शन की फॉर्म में हमें वैल्यू निकल के आती है। इस तरीके से हम फोर्स को कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू नो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। यहाँ पर हमने इसके लिए देखा, ये सिंपल मैनर में यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके लिए हमने क्या लिया, मोमेंटम की वैल्यू p इक्वल टू एम बी, p मोमेंटम है, m हमारा मास है, p हमारी वेलोसिटी है। इनिशियल मोमेंटम हमारा mu था, फाइनल मोमेंटम हमारा mb था। टाइम इस तरीके से लिया गया। चेंज इन मोमेंटम हमारा p2 माइनस p1 mb माइनस mu हुआ। चेंज इन मोमेंटम जो फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी फोर्स देती है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सो हमने क्या किया, डेल पी डेल टी को हमने P2 माइनस P1 किया, और हमने P2 माइनस P1 की वैल्यू में पता है एम बी माइनस एम यू रखी, और टी की 2 की वैल्यू में पास टी आई, और T1 की वैल्यू हमने 0 ली। हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट की। इसमें से हमने प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन अभी है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, ज़्यादा प्रोपोर्शनल साइन हट जाता ज़्यादा कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। यहाँ से ऐसे नाउ हमारे पास मास इक्वल टू v माइनस टी, ये वैल्यू थी। नाउ b माइनस सी अपॉन टी हमारे एक्सिस के बराबर थी, तो हमने यहाँ पर a रख दिया। तो फोर्स इक्वल टू के एम ए के बराबर हो गया। k ऐसा यूनिट में 1 के बराबर होता है, तो f इक्वल टू एम ए। तो फोर्स को हम कह सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता है। दूसरे तरीके में हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से स्टार्टिंग की, प्रोपोर्शनल क्या उठा के कांस्टेंट लगा दिया। हमने दोनों साइड लिमिट लिया और टाइम t को 0 से को टेंड किया, और जब हमने लिमिट लगाई और d अपॉन dt देखा, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई k इक्वल टू d अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू है पता mb, तो फोर्स जो हो गई k d dt mb के बराबर हो गई। मास हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बनता है k m dv dt। dv dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है एक्सेलरेशन होती है, तो dv dt जो हमने क्या रख दिया, एक्सेलरेशन a रख दिया। तो फोर्स की वैल्यू हमारे k m a के बराबर हो गई। k की वैल्यू हमारे पास बनती है इस यूनिट में, तो फोर्स बराबर m a। तो अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसके बाद हमने देखा जो फोर्स होती है वो बराबर होती है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम ए के बराबर होती है। यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन की, ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की, वो न्यूटन होती है। और
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन जो होते हैं फोर्स के MLT-2 होते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिक्वायर करती है। वेक्टर फॉर्म जो होती है F वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर A वेक्टर के बराबर होती है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन। हमें कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की कंडीशन में 0 के बराबर रहता है। और अलग अलग डायरेक्शन में हमें फोर्स एक्स डायरेक्शन में इतनी मिलेगी, वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में हमने फोर्स निकाली।